नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सोमवार से लगातार आपको कक्षाएं मिल भी रही होंगी। यदि बीच में किसी को कक्षा नहीं मिली है तो प्लीज़ एक बार जाके चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको कक्षा मिल जाएगी क्योंकि लगातार आपकी कक्षाएं हो रही हैं। आज सबसे पहले क्योंकि हम प्रीलिम्स को लेकर के बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स को लेकर के यहाँ आपका सेशन है। सबसे पहले इसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स के बाद इसमें जीएस खंड देखेंगे और जीके खंड देखेंगे। करंट अफेयर्स में 7 से 8 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं। उन्हीं से जुड़े हुए टॉपिक हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं उन्हीं से जुड़े टॉपिक हैं। साथ ही साथ जीएस में आप बायो का अध्ययन कर रहे थे, जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, उसकी बात करेंगे। और जीके में हमने कॉन्टिनेंट देख लिया था, हमने कंट्री देख लिया था और उनकी कैपिटल देख लिया था। तो ये चर्चा हमारी समाप्त हुई थी। तो इसके बाद हम जो नया टॉपिक जीके में देखने जा रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी संसद का नाम क्या है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है, तो विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी संसद का क्या नाम है। आज के जीके खंड के अंतर्गत यह चर्चा हम देखने को पाएंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी इस चर्चा को। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स में देखते हैं और करंट अफेयर्स का आज का जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है ये संबंधित है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स से। कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलियन। देखो अब कुछ लोग कमेंट ये करते हैं कि सर हिंदी का प्रयोग किया करो। देखो भैया, अभी यदि हम देश का किसी का नाम ले रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश मैनेज करना है। अंग्रेजी से ऐसा नहीं है कि अपने आप को दूरी बना लेना है। यदि आप हिंदी माध्यम के हो तो अंग्रेजी से दूरी बनाने से काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अंग्रेजी से आप दूर भागोगे तो काम नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स या इसी को बोलते हैं फार्मूला 1 रेस। ठीक है, फार्मूला 1 रेस की हम बात कर रहे हैं। किसने जीता इसको? तो इस रेस को जीता है, इनका नाम है कार्लोस, याद रखिएगा, कार्लोस सैंज। ये ड्राइवर हैं। किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये फरारी के ड्राइवर हैं। ठीक है, सिर्फ कार्लोस याद रखो तो चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। ठीक है, कार्लोस ने इसको जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स को, और ये फरारी के ड्राइवर हैं, ये आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। फरारी, जब हम ग्रांड प्रिक्स की बात करते हैं, फार्मूला 1 की बात करते हैं, तो फरारी इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक ड्राइवर हैं जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन, और बहुत महान ड्राइवर हैं ये, और अभी तक लगातार ये रेसिंग कर रहे हैं। 7 बार के वे वर्ल्ड चैम्पियन हैं और इनका संबंध है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, लेकिन ये जो गाड़ी अभी तक चलाते थे, जिस गाड़ी से ये 7 बार चैंपियन बने थे, इस गाड़ी का नाम था मर्सिडीज। ठीक है, क्या नाम था? मर्सिडीज चलाते थे। लेकिन अब इन्होंने मर्सिडीज कंपनी को छोड़ दिया है, अब ये भी फरारी कंपनी की गाड़ी चलाने लगे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी फरारी कंपनी की गाड़ी चलाते हुए आगे दिखेंगे, और जब भी ये विजेता बनेंगे तो अब किस कंपनी से बनेंगे? ये फरारी कंपनी की कार से। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे हमने बात किया ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, मतलब हमने ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात की। इससे जुड़कर मैं आपको बता देता हूँ कि इन दिनों एक संगठन है जो बहुत चर्चा में है, और इस संगठन का नाम है ऑकस। इस संगठन का क्या नाम है? ऑकस। कई बार पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जा सकता है कि इसके अंतर्गत, इस संगठन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इस ऑकस संगठन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो ए फॉर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूके, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे यूके की बात हो रही है, मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है। यूएस मतलब यूएसए की बात हो रही है। तो ऑकस जो संगठन है ये 3 देशों का संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। 3 देशों का ये संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? इस संगठन का जो उद्देश्य था ये था कि ये तीनों देश मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करेंगे। मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए इन 3 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था ऑकस। और ये इन दिनों चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एक SSN, ठीक है, SSN न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इसको लेकर के जो तकनीक थी वो यूएसए ने इस संगठन के माध्यम से अन्य देशों को भी सौंप दिया है, और अब
SSN न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन है इनका निर्माण हो रहा है, और इनका निर्माण जो कंपनियां कर रही हैं उनमें दो कंपनियां प्रमुख हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसका नाम है ASC, और दूसरी कंपनी है UK की और इसका नाम है BAE सिस्टम्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये दोनों कंपनियां अपने अपने देशों की महत्वपूर्ण रक्षा निर्माता कंपनियां हैं, तो इन दोनों का नाम याद रखना है ASC और BAE सिस्टम्स। और ये दोनों मिलकर अब इस तकनीक के माध्यम से, इस तकनीक की मदद से SSN न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाएंगी। क्या भारत में भी कोई कंपनी है जो इन दिनों चर्चा में है? तो आप जानते हैं भारत में बहुत सारी शिप बिल्डर्स कंपनियां हैं, जैसे GRSC, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और इसने भी अभी हाल ही में 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। ठीक है, इनके पास 8 बना के देना है इनको, जिसमें से इन्होंने 6 बना के दे दिया है, और जो अभी लेटेस्ट इन्होंने बनाया है उसका नाम है अक्षय, तो याद रखना है। और अभी तक जितना भी इन्होंने बनाया है उस सब का नाम ए से पड़ता है। जैसे सबसे पहले इन्होंने बनाया था अरनाला, यदि आपको याद हो मैंने बताया था अरनाला। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है? ये कोलकाता की। इसी तरह से आप एक पढ़ते होगे मझगांव डॉकयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड आप पढ़ते होगे। आपका आज का पहला होमवर्क है कि मझगांव डॉकयार्ड का संबंध किस शहर से है, ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ भी हमारी जो पनडुब्बियाँ हैं, जो शिप हैं, वो तैयार होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था 3 से 4 दिन पूर्व कि हमारी जो टाइपिस्ट थी सावित्री जी, उनके ब्रदर की डेथ हुई है, जिसके चलते इस समय थोड़ा सा जो कंटेंट है वो आपका टाइप नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर के आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना है। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज का दूसरा जो टॉपिक है वो है विश्व जल दिवस से संबंधित। किससे संबंधित है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस की हम जब बात करते हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या? बिहार स्थापना दिवस। क्या याद आना चाहिए? बिहार स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस। और बिहार स्थापना दिवस या विश्व जल दिवस की हम बात करते हैं तो ये आता है, जो तिथि है ये है 22 मार्च की तिथि। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में हमारे अब थीम पूछ लिया जा रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण दिवसों की थीम पूछ लिया जा रहा है। तो इसकी जो थीम है वो है वाटर फॉर पीस। क्या है? वाटर फॉर पीस, ये इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, सतत विकास लक्ष्य जो हैं, ये कुल हैं 17। और इन 17 सतत विकास लक्ष्यों में 2 सतत विकास लक्ष्य ऐसे हैं जो जल से संबंधित हैं, जैसे SDG 16। SDG 16 क्या कहता है? लाइफ बिलो वाटर, कि हमें जल के नीचे जो जीव रहते हैं उनके बारे में भी देखना है, उनके बारे में सोचना है, लाइफ बिलो वाटर। दूसरा SDG गोल जो है 6, जो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्या कहता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसको भी याद रखना है कि SDG 6 हमारा क्या कहता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो है पद्मा। पद्मा एक महिला हैं और इनका पूरा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम ये इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2024 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। और आपको बता दें, पद्म विभूषण की जब आप बात करते हो तो भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये आपका होता है। और पद्म सुब्रमण्यम की जब हम बात करते हैं
तो याद रखिएगा इनका संबंध था भरतनाट्यम से। एक डांसर हैं और इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। आप जानते हैं जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं यह एक हमारा क्या है, क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस है। और जब हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी ये 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है कुचिपुड़ी, याद रखना है ये परीक्षा में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध यदि हम बात करें तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। दूसरा जो डांस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का जो संबंध है ये है तमिलनाडु से, ठीक है। तीसरा डांस आपको देखने को मिलता है कथकली, कथकली। और कथकली के साथ साथ एक और डांस याद रखिएगा जिसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम का जो संबंध है ये है केरल से, ठीक है। तो 4 डांस यहाँ पे हो गए। 5वें डांस की यदि हम बात करते हैं, 5वां डांस आपको देखने को मिलता है कथक। और कथक आपके पड़ोसी यूपी का डांस है। कथक के बाद 6वां जो देखने को मिलता है वो है मणिपुरी। क्या है, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का हो गया, मणिपुर का हो गया, नाम से ही स्पष्ट है। अगला जो डांस देखने को मिलता है उड़िया, ये कहाँ का है, ये उड़ीसा से संबंधित हो गया। फिर इसके बाद एक और देखने को मिलता है सत्रिया, सत्रिया। और सत्रिया डांस है असम का। तो ये जो आपके 8 क्लासिकल डांस हैं, इन 8 क्लासिकल डांस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी परीक्षाओं में मैचिंग में 4 डांस यहाँ पे दे दिया और इन 4 राज्यों का नाम दे दिया और मैच करने को, मेल करने को दे दिया जाता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। अब जैसे भरतनाट्यम की हमने बात किया तो भरतनाट्यम के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिए गए। क्या दिए गए, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो मिले हैं, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो मिले हैं ये मिले हैं डॉक्टर उमा रेले को, डॉक्टर उमा रेले को। और डॉक्टर उमा रेले का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। तो यह भी याद रखिए कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे मिला, एक डांसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर उमा रेले और इनका संबंध है भरतनाट्यम से, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो संबंधित है वो संबंधित है अंतरिक्ष से। आइए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। देखो क्या है कि भैया जब डेली बेसिस पे आप काम करते रहोगे ना, डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाते रहोगे ना, तो आपकी चीज़ें आसान रहेंगी। तो प्रत्येक क्लास को प्रयास ये करना है कि डेली बेसिस पे काम किया जाए और नोट्स भी प्रॉपर वे में डेली बेसिस पे बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी करंट अफेयर्स में समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और जितनी जानकारी आज मुझे है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इतनी ही जानकारी मात्र आप कुछ महीने में जो है आप कह सकते हैं प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हम एक क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं जिसका नाम है 2005 X296। ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका नाम रखा गया है भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे। किसके नाम पे रखा गया है, भारत के एक प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में खोजा गया, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच की जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वहाँ पे खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है, IAU द्वारा खोजा गया है, या हिंदी में इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको देखने को मिलता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है वो भारत के एक खगोल वैज्ञानिक जो हैं प्रोफेसर जयंत मूर्ति, उनके नाम पे रखा गया है। और ये जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया है ये मार्स और जुपिटर के बीच में, बेल्ट के बीच में खोजा गया है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। वहाँ पे इसकी खोज की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला टॉपिक आपका आता है एक मोबाइल ऐप के बारे में जिसका नाम है सक्षम। ठीक है, ये मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सक्षम। ये इन दिनों चर्चा में है, इसको याद रखने की ज़रूरत है और ये अभी अगले 2-3 महीने ये चर्चा में रहेगा। ये है क्या? सबसे पहले इस ऐप का संबंध है चुनाव आयोग से, भारतीय निर्वाचन आयोग से इसका संबंध है। ये ऐप करता क्या है? ये ऐप जो है वो जो विकलांग व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 85 वर्ष है या 85 से ज़्यादा है, उसके लिए आसान मतदान की सुविधा जो है उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को डेवलप कराया गया है और ये चुनाव आयोग से संबंधित आप कह सकते हैं एक ऐप है। यदि आप घर बैठे जो है मतदान करना चाहते हो तो या तो आपकी एज 85 से एबव होनी चाहिए या आप 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट रखते हैं, तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि जैसे सरकार का प्रयास है कि मैक्सिमम वोटिंग हो, ठीक है, मैक्सिमम वोटिंग हो, यह सरकार का प्रयास हमेशा रहता है और इसी दिशा में काम करने के लिए ये ऐप जो हैं वो डेवलप कराए गए हैं। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जाए। 2024 के जब हम चुनाव की बात करते हैं तो 2024 के जो चुनाव की टैग लाइन है ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये टैग लाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इसकी टैग लाइन है, ये आपको याद रखना है। और आप जब चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं। तो इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार का कार्यकाल 1 साल और बचा है और 1 साल बाद इनका जो पद धारण करेंगे उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो अगले हमारे जो चुनाव आयुक्त बनेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। यह भी यदि आप याद रखते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो आपका है एक पक्षी से संबंधित है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनकी या इसी को बोलते हैं गोडावड़। इनकी जो संख्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है, बहुत सीमित संख्या जो है भारत में बची। ऐसा बोला जाता है कि ये 200 से कम पक्षी ही भारत में बचे हैं और सबसे ज़्यादा यदि हम गोडावड़ पक्षी की बात करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे ये गुजरात में पाए जाते हैं और इक्का दुक्का ये आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो ये 3 राज्य प्रमुख हैं। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद आपका दूसरा राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश। अब ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, मुख्य जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं जो हमारे, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि इनकी जनसंख्या को सीमित रखने के लिए, इनकी संख्या को सीमित रखने के लिए काम किया जाए और जो संख्या में गिरावट है उसको लेकर के काम किया जाए और इनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस विषय में भी एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी आपको रिपोर्ट देगी। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जब हम बात करते हैं तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है अमूल से संबंधित। अमूल आपने सुना होगा, अमूल दूध के बारे में खूब सुना होगा आपने। आपको बता दें कि ये जो है एक कंपनी है जिसको बोलते हैं गुजरात सहकारी दूध विपणन कंपनी। गुजरात सहकारी दूध विपणन कंपनी, इन्हीं का ये प्रोडक्ट है अमूल।
और आपको बता दें चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब अमेरिका में भी ये बेचा जाएगा, और अमेरिका में इन्होंने अमूल ने इसके 4 वेरिएंट निकाले हैं। अमूल दूध के 4 वेरिएंट निकाले हैं, हालांकि ये अपने यहाँ भी मिल जाते हैं। तो ये 4 वेरिएंट हैं जो अमेरिका में बेचे जाएंगे। और यह भी याद रखना है कि अमूल जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, या गुजरात सहकारी दूध विपणन जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, और इसने अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं। और उसी उपलक्ष्य में कई सारे आपको देखने को कार्यक्रम इस तरह के मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं दुग्ध की, तो एक संस्था है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको ब्रुसेल्स में दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड डेयरी समिट की जब हम बात करते हैं तो वर्ष 2022 में इसका आयोजन भारत में किया गया था। वर्ष 2023 में इसका आयोजन शिकागो में किया गया था। और वर्ष 2024 में जो इसका आयोजन होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो हाइड्रोजन हब स्थापित करने जा रहा है। क्या स्थापित करने जा रहा है? हाइड्रोजन हब स्थापित करने जा रहा है। और ये भारत में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करना चाहते हैं। और प्रत्येक में जो लागत आएगी, जो सरकार खर्च करेगी, वो 100 करोड़ रुपए जो है ये सरकार इसमें इस योजना में खर्च करने जा रही है। और इसकी जो डेडलाइन रखी है वो है 31 मार्च 2026 तक आप इसके पात्र बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसी में हम कुछ टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। और आप जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिन्यूएबल एनर्जी है और भविष्य की ऊर्जा के रूप में इसको देखा जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट है वर्ष 2030 तक, वो टारगेट है 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन गैस का उत्पादन करने का। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त कैसे होती है। तो याद रखिएगा कि जब H2O है इसको रिन्यूएबल एनर्जी में तोड़ा जाता है तो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब रिन्यूएबल एनर्जी को H2O को रिन्यूएबल एनर्जी से तोड़ा जाता है तो हमें जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं H2। जो हमें प्राप्त होता है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि वर्ष 2030 तक जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट है वो है 125 गीगावाट। ये भी याद रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स का जो सेशन था वो समाप्त होता है। करंट अफेयर्स के बाद हम आ जाते हैं जीएस खंड पे। अब हम देखेंगे जीएस खंड के बारे में। और प्लीज़ डेली बेसिस के जो टारगेट दिए जा रहे हैं, डेली टारगेट आपका प्रारंभ हो गया है ना, तो डेली टारगेट जो दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। और प्रत्येक दिन रात्रि 10:30 बजे आप हमसे अवश्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलिए। आज हमारा पहला मूल्यांकन सेशन हुआ था, हालांकि संख्या कम थी। पहला मूल्यांकन सेशन आज संपन्न हुआ था। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट डे से जो मूल्यांकन सेशन है 10:30 बजे उसको अवश्य देखेंगे। आज के जीएस सेशन में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे
पाचन तंत्र के बारे में आप हमारी चर्चा को देखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम पाचन शब्द सुनते हैं, पाचन तंत्र के जब हम बोलते हैं, पाचन तंत्र हम बोलते हैं, तो पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र से हमें पहला समझना है आहार नाल, आहार नाल ये पाचन तंत्र में समझना है, और दूसरा समझना है सहायक ग्रंथि। ठीक है, सहायक ग्रंथि। और यदि मैं बात करूं तो सहायक ग्रंथि जो हमने बोला कि एक है आहार नाल जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और एक है सेलेवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं सहायक ग्रंथि। ठीक है, चलिए अब सहायक ग्रंथियों में, जैसे आपने देख लिया सहायक ग्रंथियों में कौन कौन से आते हैं। सेलेवरी ग्लैंड हो गया, लार ग्रंथि जिनको बोलते हैं, लीवर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और लीवर के साथ साथ पैनक्रियाज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो लीवर, पैनक्रियाज और सेलेवरी ग्लैंड जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके हम चीज़ों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो बात किसकी आती है? माउथ की आती है। किसकी बात आती है? माउथ की बात आती है, मुख की बात आती है। और जब हम मुख की बात करते हैं तो मुख में दांतों का एक अहम रोल है, पाचन में भी दांतों का एक अहम रोल है। तो आइए पहले दांतों के बारे में हम देख लेते हैं। एक तस्वीर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें दांत की तस्वीर दिखाई गई है, और इसमें बताया गया है, इसमें यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें बताया गया है कि जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इन 4 प्रकारों में सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो आता है उसके नाम की हम बात करें तो वो आता है इंसीजर। ठीक है, इंसीजर। और इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी याद रखने की ज़रूरत है, इसको बोलते हैं कृंतक। ठीक है, इंसीजर को क्या बोलते हैं? इंसीजर को बोलते हैं कृंतक। ये आप देख रहे होंगे मुख का भाग है, और ये मुख में जो आगे सबसे पहले भाग देखने को मिल रहा है, या इस तरह से यहाँ पे आगे के जो 3 से 4 दांत होते हैं ये संबंधित किससे होते हैं? ये संबंधित होते हैं इंसीजर से या कृंतक से। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होगा माउथ में दांतों के साथ साथ जिह्वा भी होती है जिसको बोलते हैं हम टंग। ठीक है, या जिह्वा इसको हम बोलते हैं। ठीक है, टंग या जिह्वा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो दांतों के प्रकार हैं, चाहे वो कृंतक हो, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ठीक है, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले दांतों के कार्य क्या हैं उसको देख लेते हैं। दांतों के कार्यों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसका कार्य है भोजन को तोड़ना। भोजन को तोड़ने के बाद भोजन को चबाना, भोजन को चबाने के बाद भोजन को पीसना। ठीक है, और भोजन को पीसने के बाद भोजन को फिर से फाड़ना, ये काम होता है दांतों का। तो दांतों के ये कार्य आपने देखे। अब एक एक करके हम देखते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने बोला इंसीजर। इंसीजर, इंसीजर कितने होते हैं मनुष्य में? तो याद रखिएगा इंसीजर की जब हम बात करते हैं, पिछले चित्र को देख लीजिए तो आप देखेंगे कि इंसीजर मतलब 4 दांत की यहाँ पे बात हो रही है और 4 दांत की यहाँ पे बात हो रही है। तो इंसीजर में क्या है? इंसीजर का मतलब है कि इनकी कुल संख्या निकालनी हो तो 2 + 2 निचले वाले भाग में प्लस 2 + 2 ऊपर वाले भाग में, मतलब यहाँ पे कह सकते हो टोटल इनकी संख्या है 8। इंसीजर के बाद दूसरे आते हैं कैनाइन। ठीक है, कैनाइन। कैनाइन की यदि हम बात करें, कैनाइन की यदि हम बात करें, इंसीजर के बाद कैनाइन की बात करें तो कैनाइन में क्या चीज़ें याद रखना है कि कैनाइन की जो संख्या होती है ऊपर 2 होती है और निचले भाग में 2 होती है, मतलब टोटल इनकी संख्या होती है 4। कैनाइन टीथ कौन से हैं? कैनाइन टीथ ये वाले आपके हैं, सी जहाँ पे लिखा है, इस तरह का जो दांत होता है उसको बोलते हैं कैनाइन। ये आपको देखने को मिल रहा है सी, और एक इधर। तो टोटल कितने देखने को मिलते हैं? तो 2। तो याद रखना है 1 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 2 अपर भाग में और 2 लोअर भाग में, टोटल 4 संख्या देखने को मिलती है। इसके बाद बात आता है प्रीमोलर।
इसके बाद बात किसकी आती है, प्रीमोलर की आती है। और प्रीमोलर में यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी जो दांत देखने को मिलते हैं वो है 8, ठीक है। प्रीमोलर में 2 दांत यहाँ पे हो गए, इसी तरह से 2 दांत यहाँ पे, और फिर यहाँ लास्ट में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। विशेष रूप से केमिस्ट्री में भी चर्चा होती है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि दांतों का फॉर्मेशन कैसे होता है, दांत किन चीज़ों के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपने देखा इंसीजर, जिसकी संख्या आपने देखी 8। दूसरा आपने देखा कैनाइन, कैनाइन की संख्या आपने देखा 4। कैनाइन के बाद आपने देखा प्रीमोलर, और प्रीमोलर की भी संख्या आपने देखी 8। अब प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। मोलर ये आपके हैं लास्ट के जो दांत होते हैं, इनको मोलर कहते हैं। मोलर की संख्या यदि हम बात करें तो मोलर की संख्या 3 + 3 यहाँ पे हो गया, और 3 + 3 यहाँ पे, तो टोटल आपको देखने को मिल रहा है 6, और 6 = 12। तो सबसे ज़्यादा दांत कौन से हैं, सबसे ज़्यादा दांत कौन से होते हैं, तो सबसे ज़्यादा दांतों की जो संख्या है वो मोलर दांतों की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। प्रीमोलर और इंसीजर, इन दोनों की संख्या 8 होती है, समान होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने देखा। अब दांत जब आपने देखा तो आपको पता है दांत के बाद आपके मुख में जीभ भी होती है, ठीक है, जीभ भी होती है। और जीभ की जब हम बात करते हैं तो जीभ कुछ इस तरह से, मान लो ये जीवा हो गया, ठीक है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे यदि आपको देखना है कि कड़वाहट का अनुभव कौन कराता है, कड़वाहट, तो याद रखिएगा जीभ का जो पिछला भाग होता है ये कड़वाहट का अनुभव कराता है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम जीभ के कार्य की बात करें तो इसका पहला कार्य क्या है, जीभ का कार्य है स्वाद का पता लगाना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, भोजन को उलटना पलटना। तीसरा काम क्या है इसका, लार ग्रंथियों से लार निकालना। और चौथा काम क्या है, लार ग्रंथियों से एंजाइम प्राप्त करना। ये इसके कार्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लार ग्रंथियों से एंजाइम, लार ग्रंथियों से आप जानते हैं लार निकलता है, भोजन को गीला रखने का कार्य यही करते हैं, भोजन को उलटने पलटने का कार्य यही करते हैं। तो इसके बहुत सारे, जीभ के बहुत सारे कार्य होते हैं। और जीभ का जो पिछला भाग होता है ये कड़वाहट का अनुभव कराता है। जीभ का ये वाला जो भाग है ये खट्टापन जब आप महसूस करते हैं उसका अनुभव कराता है। जीभ का ये वाला पॉइंट जो है ये नमकीन जो आप खाते हो, नमक जो आप खाते हो उसका अनुभव ये कराता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जीभ की, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई जीभ का पिछला भाग क्या करता है, जीभ का अग्रभाग, ये पुरानी, आप कह सकते हो कि ये पुरानी रिसर्च थी। आज का जो शोध है वो क्या कहता है कि जीभ का जो प्रत्येक भाग है वो सब कुछ अनुभव करता है। मतलब पुरानी रिपोर्ट को, पुराने शोध को इन्होंने नकार दिया और नया सिद्धांत जो दिया उसके अनुसार जीभ का समस्त कार्य जो है, पूरे का पूरा जो जीभ का भाग है वो करता है। आपको कोई ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जीभ का कार्य आपने देख लिया। अब हमने देखा था कि अभी जीभ में कि लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम के उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो वसा का पाचन, वसा का पाचन, वसा के पाचन की बात करें तो ये करता है लाइपेज एंजाइम। कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो ये वसा का पाचन करता है। दूसरा आपका देखने को मिलता है, दूसरा जो आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है इसके बाद वो आपका आता है प्रमुख रूप से, वो है प्रोटीन का पाचन। कि भैया प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है ये करता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ट्रिप्सिन के बाद पेप्सिन नामक एंजाइम, और पेप्सिन के बाद रेनिन नामक एंजाइम जो है ये इसका पाचन करता है। तीसरे स्थान पे आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है ये एमाइलेज एंजाइम करता है। कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम जो है ये इसका पाचन करता है। ये हो गए आपके एंजाइम के कुछ उदाहरण। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लार है, लार से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला है टाइलिन,
पहला है टाइलिन, या आप कह लीजिए मांड, या जिसको आप स्टार्च बोलते हो, वह कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज या शर्करा में बदल देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम की बात जब हम करते हैं तो भोजन के दौरान वातावरण जो है वहाँ से मुख में भी बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, और मुख में यदि हम बैक्टीरिया प्रवेश कराने देते हैं या बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो ये जो हमारी शारीरिक स्वस्थ, आप कह सकते हो शारीरिक रूप से जो आप स्वस्थ हैं वो अस्वस्थता की तरफ ले जाता है, मतलब हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने देखा कि लार से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। दोनों के बारे में आपने बखूबी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भोजन जो है हमारा जो मुख में रहता है, जब हम भोजन को मुख में रखते हैं तो उसके बाद हम जीभ द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है। इसके बाद हम भोजन को संचित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा जो है टूटती है, इसके लिए हम उसको संचित कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, मान लो ये कोई मनुष्य की संरचना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रमुखता से जो देखने को मिलता है वो यही है कि यहाँ दो नलियाँ आपस में आपकी जुड़ी होती हैं, जिसको एक को बोलते हो आप वायु नली और दूसरे को आप बोलते हो भोजन नली। वायु नली और भोजन नली। वायु नली की जब हम बात करते हैं तो वायु नली पे एक ढक्कन नुमा संरचना होता है जो खाने को जो है वायु नली में प्रवेश से रोकता है, और इस ढक्कन नुमा संरचना को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये याद रखना है। यदि हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि ये जो भोजन नली है या इसको जिसको बोलते हो ओसोफेगस, ये जो भोजन नली है यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होता है, और पेशियों के संकुचन से यहाँ पर एक गति देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति आपको देखने को मिलती है। क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ही जो भोजन है वो आहार नाल से नीचे बढ़ता है, नीचे आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जब भोजन आगे बढ़ता है तो आप जानते हैं आमाशय के बारे में। मान लो ये आमाशय है, तो आमाशय के चारों तरफ अंदर एक दीवार नुमा संरचना होती है, और ये जो दीवार नुमा संरचना है इस तरह से आपको प्रमुखता से वाल देखने को मिलता है, एक प्रकार से रक्षा कवच देखने को मिलता है। और ये होता क्या है, ये आमाशय है पूरा, और उसके कॉर्नर कॉर्नर पे ये समस्या देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं श्लेष्म ग्रंथि। ये क्या होती है? एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं श्लेष्म ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। श्लेष्म ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आमाशय के चारों तरफ होता है और इससे म्यूकस भरा होता है, और यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त आमाशय में आप जानते हैं डाइल्यूट HCl भी पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है और पेप्सिन भी पाया जाता है। तो ये आपने देखा जो अभी हम चर्चा कर रहे थे GS खंड की। इसके साथ साथ अब बात आता है आमाशय के कार्य। क्या बात आता है? आमाशय के कार्य की। आमाशय के कार्य, आमाशय का कार्य होता क्या है? तो सबसे पहले आमाशय का जो कार्य है वो है भोजन को अम्लीय बनाना, ठीक है। क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना, ये इसका काम होता है। दूसरा, बाह्य रोगाणुओं से लड़ना या रक्षा करना इसका काम होता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं एंजाइम को सक्रिय करना भी इसका काम होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम बात रेनिन की करते हैं तो यहाँ पे यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि माँ के दूध पर आश्रित जो बच्चे हैं उनमें दुग्ध प्रोटीन का जो पाचन करता है वह है रेनिन। मतलब ऐसे नवजात शिशु जो माँ के दूध पर निर्भर हैं, ऐसे नवजात शिशुओं में
दुग्ध प्रोटीन का जो पाचन है वो रेनिन नामक एंजाइम कराता है। इसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन वयस्कों में जो प्रोटीन का पाचन है उसको कराता है। बाकी बच्चों में कौन कराता है, तो बच्चों में हमने आपको बता दिया रेनिन जो है ये बच्चों में दुग्ध का पाचन कराता है, और पेप्सिन जो है ये शीर्ष बड़े लोगों में जो है ये काम कराता है। ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आमाशय है, आमाशय में पचा हुआ जो भोजन है उसको क्या कहते हैं, आमाशय में जो पचा हुआ भोजन उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं काइम। उसको क्या बोलते हैं, काइम उसको बोला जाता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम छोटी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत की बात करते हैं तो इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। पहला है डियोडेनम, ठीक है, पहला हो गया डियोडेनम, दूसरा हो गया जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा आपका जो देखने को मिला वह है इलियम। तो आपने देखा कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब अंतिम रूप से जो, क्योंकि इलियम सबसे अंतिम भाग है, तो अंतिम रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है इलियम में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और यह भी याद रखना है कि डेडुनम से सहायक ग्रंथि के रूप में लीवर और यकृत भी जुड़े होते हैं। लीवर और यकृत जो हैं ये इसी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर से एक रस स्रावित होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस या पित्त रस, इसका स्राव होता है और ये डेडुनम में पहुंचकर वसा का पायसीकरण भी करता है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाइल जूस में भी 2 प्रकार के पिगमेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है बिलीरुबिन, ये देखने को मिलता है, और दूसरा जो है वह है बिलीवर्डिन, ये भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जीएस खंड के अंतर्गत इतनी ही चीज़ें हम देखेंगे। जीएस खंड में कल से हम आगे और बढ़ेंगे और अन्य चीज़ों की तरफ जाएंगे। देखो धीरे धीरे पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिससे आप संबंधित पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकें, और जो आपको टारगेट दिए गए हैं, जो आपको टारगेट दिए गए हैं, जो आपका वीकली टारगेट है वो भी आप कंप्लीट कर सको, ये हमारा प्रयास है। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे विश्व की कुछ प्रमुख देशों के संसद के बारे में हम देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा ही देखेंगे। विश्व के कुछ प्रमुख देशों के संसद के बारे में हम देखेंगे कि विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी संसद को कहते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्व के जो प्रमुख देश हैं इनकी संसद को क्या बोलते हैं, इनके पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, ये आज का मुद्दा है, आज का विषय है। सबसे पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। भारत की संसद को क्या बोला जाता है, संसद कहा जाता है। और यह भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय भी होता है। भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, जिनमें राज्यसभा और लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो ये 2 सदनों से बनी एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें राज्यसभा जो है उसको हम बोलते हैं उच्च सदन, लोकसभा जो है इसको निचला सदन बोलते हैं। संसद भवन की यदि हम बात करें तो इसके डिजाइनकर्ता थे, इनका नाम था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ये इसके निर्माण करता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने को मिलता है कि अगला जो देखने को मिलता है देश भारत के बाद वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की संसद की जब हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली इनकी संसद को बोलते हैं। और नेशनल असेंबली याद रखिएगा को मिली सूरा या सूरा ए मिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिली सूरा या सूरा ए मिल, सूरा ए
मिल भी कहा जाता है। तो चाहे हम नेशनल असेंबली बोलें या मिली शूरा बोलें या शूरा ए मिल बोलें, सबका जवाब होगा अफ़गानिस्तान। यह भी एक द्विसदनीय निकाय है और इसमें भी 2 चैम्बर होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंटीना। तीसरा देश जिसकी संसद के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की जो संसद है इसको बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले देश की, वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की संसद को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया की संसद को बोलते हैं। इसके बाद बात आता है अजरबैजान। अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान की राष्ट्रीय सभा जो होती है उसको बोलते हैं मिल्ली मजलिस। क्या बोलते हैं? मिल्ली मजलिस। ये किसको बोलते हैं? ये अजरबैजान की जो संसद है उसको बोलते हैं मिल्ली मजलिस, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश, अगला देश जो आपका आता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो संसद है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ नेशन या जातीय संसद, ठीक है। जातीय संसद या हाउस ऑफ नेशन इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ अन्य देशों की संसद के बारे में, जैसे रूस की संसद को हम बोलते हैं ड्यूमा, ठीक है। इसके बाद जापान की संसद को हम बोलते हैं डाइट। ये भी याद रखने की आवश्यकता है। तो इतनी चीज़ें आज के लिए, बाकी कल के सेशन में हम प्रमुखता से देखेंगे इसके आगे। तो सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। रात्रि के 2 बज रहे हैं जब मैं आपका ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको नियमित चीज़ें मिलती रहें, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना देखने को मिले। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।